सभी दोस्तों को आलोक स्वतंत्र का नमस्कार। काफ़ी समय बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। उसका कारण है आज नरेंद्र मोदी सरकार को बने हुए 3 साल से अधिक समय हो चुका है। जब शुरुआत में हमने 1 साल के बाद कुछ सवाल जवाब किए थे तो अक्सर हमारे भाजपा के मित्र ये कहते थे अभी समय कहाँ हुआ है, अभी समय दीजिए और समय चाहिए, इतने दिनों की बिगड़ी हुई व्यवस्था इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकती है। समय दिया, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 3 साल से अधिक समय हो गया। अब बहुत जल्दी 6-1 महीने बाद आपको चुनाव की सरगर्मियाँ सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3 वर्ष में आखिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या किया है। सबसे पहला सवाल, जो देश ने सत्ता परिवर्तन किया था उसका सबसे बड़ा मुद्दा जो था, सबसे बड़ा जो कारण था वो था काला धन। क्या अब तक काला धन आया? जिस काले धन के लिए मोदी जी ने सालों तक कांग्रेस को कोसा, भाजपा ने कोसा, हम सभी ने कोसा, हम सभी ने सवाल जवाब किए कि आखिर काले धन की सूची क्यों जारी नहीं कर रही कांग्रेस, आखिर काला धन क्यों वापस नहीं लाना चाहती कांग्रेस। और इसमें बीजेपी के हमारे समर्थक, या उस समय मैं भी स्वयं मोदी भक्त था तो हमारे जो दोस्त थे अधिकतर भाजपा ही हुआ करते थे, वो सभी इस सवाल को पूछा करते थे कांग्रेस से कि सूची जारी करने में दिक्कत क्या है, या काला धन लाने में समस्याएं क्या है, या जटिलता है भी तो कम से कम सूची तो जारी करो। आज मोदी जी को 3 साल से अधिक का समय हो गया सरकार बनाए हुए, क्या उन्होंने सूची जारी की? क्या धारा 370 को खत्म किया? क्या धारा 370 पे चर्चा तक की? 15 लाख रुपए किस किस के अकाउंट में आए? बजाय 15 लाख देने के ढेर सारे टैक्स लगाकर, चाहे वो एटीएम से विड्रॉल का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन चार्ज हो, चाहे वो सर्विस टैक्स बढ़ाना रहा हो, ढेर सारे टैक्स हमारे ऊपर थोप दिए गए। हमने उसका विरोध नहीं किया। नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं। जिस समय कांग्रेस ने पेट्रोल को बाजार के हवाले किया था, बीजेपी ने पूरे देश में चक्का जाम किया था। हम लोग सभी लोग उसमें साथ थे, बीजेपी के समर्थन में थे कि आखिर पेट्रोल को बाजार के हवाले क्यों किया गया। हम सभी की दलील थी, बीजेपी वालों की दलील थी कि पेट्रोल को बाजार के हवाले करने से आम आदमी की कमर टूट जाएगी। जाहिर सी बात है कि मोटरसाइकिल से लेकर कार तक का इस्तेमाल करने वाले लोगों के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ना ही था, लेकिन कांग्रेस ने उसको लागू कर दिया, यथावत चलता रहा। जैसे ही सरकार बनती है मोदी जी सबसे पहले काम करते हैं, डीजल को बाजार के हवाले कर देते हैं। साहब ये क्या है? पेट्रोल को बाजार के हवाले करने से आम आदमी की कमर टूट रही थी, मानता हूं, लेकिन डीजल को बाजार के हवाले करने से तो पूरे देश की कमर तोड़ दिया आपने, किसान को मार दिया, महंगाई को बढ़ा दिया। इस मुद्दे को छोड़िए, चौथे मुद्दे पे आते हैं। जिस समय एफडीआई कांग्रेस लाई थी उस समय बीजेपी ने संसद नहीं चलने दी थी कि एफडीआई से पूरा सारा पैसा देश का जो है वो विदेशी हाथों में चला जाएगा, यहां से विदेशी कंपनियां पैसा कमा के अपने देश में ले जाएंगी। जैसे ही बीजेपी आती है सारे क्षेत्रों में एफडीआई लागू कर दी जाती है, और सेना में 49 तो छोड़िए 51% एफडीआई लागू कर दी जाती है। बताइए, जो कि सबसे संवेदनशील मुद्दा, संवेदनशील चीज हमारे देश की सुरक्षा के लिए, वहां भी आप एफडीआई ले आते हैं। क्या है मोदी जी? मोदी जी थे जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, मोदी जी कहते थे ये आधार कार्ड किस लिए बनाए गए हैं, आधार कार्ड का कोई औचित्य नहीं है, आधार कार्ड बहुत बेकार चीज है। आज मोदी जी सिवाय आधार कार्ड के कोई काम करना ही नहीं चाहते बगैर आधार कार्ड के। आखिर कार्ड क्या, यानी कि आप झूठ बोलते थे। आगे चलते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों में मोदी जी ने ऐसे कौन से काम किए जिसके कारण हम पुनः आने वाले लोकसभा चुनावों में उनको वोट करें या अभी उनका समर्थन करें, उनका विरोध ना करें। बीजेपी वाले सबसे पहले हमसे कहते हैं, हमारे समर्थक, बीजेपी के जो समर्थक लोग हैं, जिनको हम लोग मासूम भी कहते हैं, भक्त भी कहते हैं, अंधभक्त भी कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि उज्ज्वला योजना ले आए मोदी जी। आखिर उज्ज्वला योजना है क्या? मोदी जी वही काम कर रहे हैं जो एक व्यापारी किसान के साथ करता है। किसान को खाद और बीज उधार देता है, जब उसकी फसल हो जाती है तो उससे पैसा वापस ले लेते हैं। तो मोदी जी आपने और व्यापारियों में फर्क क्या रहा? आपने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांट दिए, चूल्हे बांट दिए, उसके बाद आप जो सब्सिडी मिलती है सिलेंडर पर, वो सब्सिडी उनकी आपने खत्म कर दी।
उस सब्सिडी के पैसे से आप अपना पैसा वापस ले रहे हो जनता से। गरीब जनता को आपने बेवकूफ बनाया, आपने झूठ बोला। आखिर क्यों? आगे आते राम मंदिर पे। अभी तक राम मंदिर पे मोदी जी की जुबान से एक भी शब्द नहीं निकला है। मैं राम मंदिर का ना समर्थक हूं ना विरोधी हूं। मेरी तरफ से मंदिर बने या ना बने मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे देश का विकास चाहिए, लेकिन जिन लोगों की संवेदनाओं का, जिन लोगों की मेंटलिटी का आपने यूज किया, मंदिर के नाम पे जिनका वोट लिया, उनकी तरफ से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर आपका मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा और कितना समय चाहिए आपको? पिछले 25 वर्षों से आप मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, आखिर कब और कब तक? आखिर क्यों झूठ बोल रहे हैं आप देश के प्रधानमंत्री जी हैं। आपने कहा था कि मैं देश की चौकीदार की तरह देश में काम करूंगा। आप 10 लाख के सूट पहनते हैं। जब विवाद खड़े होते हैं तो वो सूट आप अपने ही गुजरात के व्यापारी को दे देते हैं, करोड़ों में बेच देते हैं, और बाद में उसकी भरपाई करने के लिए उसको आप जमीन दे देते हैं। फर्क क्या है? क्यों मूर्ख बना रहे हैं हम लोगों को, और कब तक बनाएंगे आप? बहुत हो गया मोदी जी। उत्तर प्रदेश के चुनाव आए, आपने पहले सबका साथ सबके विकास की बात की। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आते तो आप कहते हैं कि सब कुछ यादव लूट ले गए, बसपा सरकार में सब कुछ जाटव लूट ले गए, नॉन यादव ओबीसी, नॉन जाटव एससी की बात करते हैं आप। यानी कि आप इस हिंदुस्तान के टुकड़े कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जातियों में जो कि पहले से बांटा हुआ है, जिसको हम लोग रिकवर करना चाहते हैं, जिसको हम बचाना चाहते हैं, आप उसको और आवाज दे रहे हैं। आपने आपस में वो बीज बो दिए हैं बैर भाव के, जिनको संभालना या जिनको फिर से दोबारा उस लाइन पे लाना बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए। आखिर क्यों? केवल एक सत्ता के लिए? क्या आप जातवाद नहीं रहा? आपने गुंडागर्दी की बात की, पुलिस वालों को गोलियां मारी जा रही हैं, पुलिस अधिकारियों के घर पे गुंडागर्दी की जा रही है। 50 रुपए का आजकल कोई गमछा खरीद लेता वो गुंडा हो जाता है। आखिर क्यों? यदि यादव थानों में ऐसो थे सपा सरकार में, तो आप आज योगी सरकार में राजपूत थानेदार हैं। फर्क क्या है मुझे ये बताइए। आपने क्या अंतर पैदा किया है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर जनता को आप मूर्ख क्यों बना रहे हैं? बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन संभव नहीं है सब कुछ यहां कह पाना। मुझे कष्ट होता है जब मैं सोचता हूं कि 2013, 14 और 15 3 साल तक मैं आपका भक्त था। मैं भी उन बेवकूफों की श्रेणी में शामिल था जो आपके लच्छेदार भाषणों से आपकी तरफ आकर्षित हुए थे। मैं माफी चाहता हूं अपने मित्रों से कि मैंने उस समय जो लिखा, जो मोदी जी के समर्थन में लिखा, उसके अकॉर्डिंग यदि कुछ लोग अपना डिसीजन चेंज किए और मोदी जी को वोट किए, उनसे मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी का पात्र हूं। लेकिन ज्यादा समय नहीं है आपके पास। इस तरह की राजनीति, नकारात्मक राजनीति बहुत ज्यादा नहीं चलने वाली। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अपने भाजपा के मित्रों से कि आप जो गालियां देके, मैंने देखा है बड़े बड़े नेताओं की पोस्ट पे, ट्विटर अकाउंट पे जाइए आप, चाहे केजरीवाल जी को ले लीजिए, चाहे अखिलेश जी को ले लीजिए, चाहे ममता बनर्जी को ले लीजिए, चाहे कुमार विश्वास को ले लीजिए, मनीष सिसोदिया को ले लीजिए, इनके अकाउंट पे जाके आप अभद्रता करते हैं, बद्दी गालियां देते हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक जी, आप ऐसे लड़कों को फॉलो करते हैं जो ट्विटर पे सिर्फ गालियां लिखते हैं। क्या छवि बना रहे हैं आप देश की? इस युवा पीढ़ी को आप किस साइड ले जाना चाहते हैं? आप एक तानाशाही तरह कार्य कर रहे हैं। आखिर क्यों? बहुत हो गया। अब समझने का वक्त है, सोचने का वक्त है। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, बहुत हो गया। मैं अपने मुसलमान मित्रों से भी कहना चाहता हूं, 3 तलाक पर आखिर आप उस पर आपत्ति क्यों दर्ज कर रहे हैं? 3 तलाक गलत है, गलत था, गलत रहेगा। मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूं, आपकी कुरान का, आपकी हदीस का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी गलत करते रहे। समय